चंडीगढ़ स्पीक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आज हमारा विषय आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत विषय और एक आशा से भरा हुआ विषय है, वो है जैविक खेती। जैविक खेती पे हमने बहुत से शोज़ किए हैं, लेकिन आज मैं चंडीगढ़ स्पीक्स में ख़ास तौर पे आपको एक छोटी सी क्रांति शुरू हुई है चंडीगढ़ में, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादातर घर ऐसे हैं, क्योंकि ये प्लान्ड सिटी है, जहाँ छोटा छोटा सबके पास एक बगीचा होता है। तो आगे भी होता है और पीछे भी होता है। ये यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके तहत ये आवश्यक रहता है हर किसी के लिए कि अपने घर के आगे भी आपको जगह छोड़नी है और पीछे भी। तो छोटे से छोटे घर में भी एक बगीचा होगा और बड़े घरों में तो बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं। तो यहाँ पर चंडीगढ़ में एक शुरुआत हुई कि सभी लोग मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अपने घर के पिछवाड़े में जैविक कर रहे हैं। जैविक खेती में वो अपनी सब्जियां उगा लेते हैं, अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें रोज़ाना ज़रूरत की हैं वो उगा लेते हैं। तो उससे उनको मार्केट में जाकर वो सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती जिनके बारे में ये पक्का भी नहीं पता होता रासायनिक खाद का छिड़काव हो चुका है, कितने स्प्रेज हो चुके हैं और कितना पानी दूषित था जहाँ से ये सब्जियाँ उगी। बहुत सी सब्जियाँ भारत में गंदे नालों के पानी से उग रही हैं। सारा गुड़गांव इससे ग्रस्त है कि वहाँ आसपास जितनी सब्जियाँ उग रही हैं सभी में दिल्ली का गंदा पानी जो बह रहा है वो उसमें उगती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपके लिए कितनी खतरनाक सब्जियाँ हैं। तो अपने आंगन में ही सब्जियों को उगाने की शुरुआत चंडीगढ़ में बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुई है। एक सुखद अनुभव होता है इससे। एक बात जो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, पंजाब की एक लड़की ने अपने इलाके में किया और अब वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अमनजोत कौर, अमनजोत ने बहुत सी औरतों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि अपने अपने आंगन में आप सब्जियां उगाएं जैविक। तो उसमें उसने उनको बड़ा अच्छा एक उदाहरण दे दिया कि अगर एक महिला ये 2 सब्जियां उगा रही है या पुरुष, तो दूसरी कुछ और उगाए, तीसरी कुछ और, कोई सिर्फ अदरक उगाए, कोई सिर्फ लहसुन उगाए, कोई सिर्फ गेहूं, कोई सिर्फ चावल। तो जिसके पास जितनी ज़मीन उसके मुताबिक उन्होंने चीज़ें, और फिर इसको बार्टर सिस्टम यानी कि बंटवारा ले कि मेरी अदरक तुम ले लो, तुम्हारी सब्जी मैं ले लूँ, मेरा लहसुन तुम ले लो, तुम्हारे से घिया मैं ले लूँ। तो उससे एक आपस में सभी को एकदम शुद्ध जैविक सब्जियां मिल जाती हैं खाने को, और अन्न के बाकी भाग भी आपको मिल जाते हैं। ये करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी का उदाहरण आज आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये 2 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने इस मुहिम को चंडीगढ़ में धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की है। दीपक मनचंदा हैं, दाएं हाथ बैठे हैं, और इनके साथ वरुण गिरी बैठे हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ, इन्होंने कैसे इनके मन में ख्याल आया, और कैसे चंडीगढ़ के ये स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं ये चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास के लोग हैं, कैसे इतने सारे लोग जुड़ गए हैं। अभी बहुत से और जुड़े हुए हैं जो आज नहीं आ पाए हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत जिसकी मैं आप सबको बहुत मुबारक देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा एक शुरुआत की है। जी, जानना चाहेंगे आप दोनों में से कि कैसे कैसे ये शुरू हुआ। आज से 1 साल पहले चंडीगढ़ में एक नेशनल कन्वेंशन की थी, 5th नेशनल कन्वेंशन हुई थी। उस पर हमने एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट किया और उसके बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में जानना शुरू किया। जी। तो खेती विरासत मिशन के जो मेन आगू हैं, भूमिंदर दत्त जी, उनके हमें ये जानने का पता लगा कि जो ऑर्गेनिक है उसके बेनिफिट्स हमें क्या हैं, और जो रासायनिक है उसके क्या नुकसान है हमारे शरीर के ऊपर। जी जी जी। तो जब हम अवेयरनेस के लिए खुद पहले अवेयर हुए, डॉक्टर्स के साथ उन्होंने हमें पार्टिसिपेट किया, साइंटिस्ट के साथ हमें जानकारी कराई, उसके बाद हमने काफ़ी बुक्स के बारे में रीड आउट किया, देन हमें पता लगा कि एक्चुअल में हमारे शरीर पे कितना इफेक्ट आ रहा है। बहुत। जी वरुण, आपसे भी जानना चाहेंगे, तो आप खेती विरासत मिशन के साथ आप भी जुड़े? जी, मैं भी जुड़ा हूँ। जी, तो चंडीगढ़ में लोगों को कैसे कन्विंस किया? चंडीगढ़ में सबसे पहले तो हमें ये दिक्कत आई, क्योंकि जब हम और अर्बन एरिया को देखते हैं तो, और स्पेशली ट्राई सिटी को देखते हैं, यहाँ स्पेस बड़ी लिमिटेड है, फ्लैट सिस्टम है। जब हम लोगों को कन्विंस करते थे, बहुत लोग
चाहते थे हम उगाएं, लेकिन उनसे पहले ही संशय ये होती थी कि हमारे पास जगह नहीं है, फ्लैट में बालकोनी में कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने उनको बताना शुरू किया कि आप कैसे पॉट्स यूज कर सकते हैं, गमलों में जो डेकोरेशन के लिए हम फूल लगाते हैं, हाँ। उसमें हम सब्जी उगा सकते हैं अपने कंज्यूम। सब्जी फूल से ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास फ्लैट है तो फ्लैट में फूल मत उगाइए, आप सब्जी उगाइए, इससे आपकी सेहत पूर्णतया जुड़ी हुई है। जी बहुत अच्छा। हम आपके अनुभव भी लेना चाहेंगे, आप में से कौन है जो खेती कर रहे हैं अपनी और कैसे कर रहे हैं? हाँ जी शेर सिंह जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल। मैं धनास चंडीगढ़ तो रहना जी। अच्छा जी। 10 मरले की कोठी मेरे को। अच्छा जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ मैं बहुत किस्म, मेरे को 3 किस्म का एलोवेरा है। अच्छा यहाँ पर किसी को मान नहीं। हाँ जी। दूसरा मैं चंडीगढ़ के जो नैचुरल पैंथी है, हाँ जी, जो पेड़ खड़े हैं, हाँ जी, उन्होंने समान तैयार करता। अच्छा जी। ये ना कोई स्प्रे आ, ना कोई दवाई आ, ना कोई जैव हो। हाँ। जिवें जामन, हाँ जी, ये कोई स्प्रे नहीं करने जाता, हाँ ना कुछ करने जाता जी। मैं उसका सिरका तैयार करता, वो भी 2 किस्म का। अच्छा जी। एक तो सिंपल, एक वाइन टाइप है, वो इस तरीके सन शेड के नाल तैयार किया है। जी। ते जामन का सिरका हो गया। हाँ जी। हरड़ का सिरका हो गया, हरड़ का मुरब्बा हो गया, आमले का मुरब्बा जी। ये मैं सब आप करना। एक गल पूछनी है थानू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੀ करांगे। अच्छा वाह, नेचुरल पैंथी नाल। बहुत अच्छा। हाँ जी, आपके पार्टनर जो हैं उनसे भी सुने हम जी। तो आप इनके पड़ोसी हैं? नहीं जी, मैं थोड़ा अलग रहना। अच्छा, मिलके आपस मिलके विचार करके कोई रिसर्च करनी है कुछ नेचुरोपैथी से, हाँ, होम्योपैथिक, आयुर्वैदिक, फ्लावर थेरेपी, बायोथेरेपी। अच्छा मैं सारा। अच्छा जी। ते तुसी मतलब कि काम वैसे की कर दियो कि यही कर दियो? नहीं, हुन ते आफ्टर रिटायरमेंट दे ऐसे काम चाहिए। अच्छा, तुसी रिटायर हो गए? हाँ जी। की खाने हो? लगता ही नहीं, पता नहीं लग रहा। ये जैविक खेती का कमाल लग रहा है मुझे कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप रिटायर हो गए हैं। जैविक खेती का कमाल है। तो कैसे है बताओ वरुण? नहीं, ऐसा है कि जो अलग अलग तरह के बाहर पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, या अलग तरह के जो उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं दवाइयों को, या फिर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि गंदे नाले का पानी दिया जाता है, वो भी बड़ा पोल्यूटेड पानी होता है। वो अल्टीमेटली जब हमारी बॉडी में जाता है, हम उसको सब्जी के तौर पे या दालों किसी भी तरह कंज्यूम करते हैं। देखने में बड़ी खूबसूरत सब्जी होती है जी। आप देख के बिल्कुल अंदाज नहीं लगा सकते कि ये नाले में के पानी से बनी है जी। लेकिन ये सच है। और मैं इनके जो बाल इतने काले हैं उसका रहस्य मैं बता सकती हूँ कि आपने कभी शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया होगा। आप हमेशा आंवला और शिकाकाई ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते होंगे। क्यों जी? सरदार जी आपसे पूछ रही हूँ। दविंदर जी, हाँ, देखिए वो बता रहे हैं कि आज बहुत शैम्पूस की मैं होममेड रेमेडीज अब बरतना। हाँ जी, ये जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? इनको माइक दें। हाँ जी, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती? कोई बात नहीं, मैं भी इस्तेमाल करती थी पर मैंने छोड़ दिया। ट्रेसेमे। अच्छा, आप? डव। आप? ट्रेसेमे। देखिए, अब नौजवान बच्चियां हैं, आप इसलिए करती हैं क्योंकि आपको विज्ञापन में बहुत बढ़ा चढ़ा के वो बोलते हैं कि इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं, यही बोलते हैं वो। और हमने भी बहुत साल उसको इसी बुलावे में इस्तेमाल किया। लेकिन फैक्ट ये है कि जितने भी शैम्पूज हैं सब झूठ बोलते हैं विज्ञापन में, क्योंकि कोई भी शैम्पू दुनिया का ऐसा नहीं है जो आपके बालों को सेहत दे सके। सेहत देने वाली चीजें हैं आंवला, शिकाकाई, हरड़, रीठा, ये हाँ जी, रीठा, ये हैं जो आपके सचमुच शक्ति देते हैं आपकी जड़ों को, और आपके बाल कभी भी जल्दी सफेद नहीं होते। ये जैविक खेती के कमाल जो है ना, ये कारण ये है कि ये हम भूलते चले गए। जो धरती प्रकृति जो पैदा करती है, सच सिर्फ वही है। और अब उसमें प्रकृति में हम लोगों ने जाके रासायनिक खादें डाल के उसे दूषित किया है। हमने पानी को दूषित किया है। हमने अपने जब पानी नहीं मिला तो नालों का पानी यूज करके दूषित किया है। जो कुछ किया इंसान ने किया। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी?
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कुछ किया हमने किया। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी, सिर्फ हमें एक ऐसी चाहिए थी कि हमारा सारा काम फटाफट हो जाए जी। मल्टीमीडिया के आने से हमें ये रहा कि हमें बहुत सी सहूलियतें मिल गई हैं। हाँ, रेडीमेड शैम्पू, छोटी सी एग्जांपल है, टूथब्रश की है। पहले हम नमक गया करते थे, साथ में डाल के तेल, सरसों का तेल डाल के नमक करते थे, दातुन करते थे, तो हमें मना कर दिया गया कि ये चीज ठीक नहीं, पेप्सोडेंट करना शुरू कीजिए। और आजकल विज्ञापन आ रहा है कि आपके पेप्सोडेंट में नमक है। हाँ, ये तो बातचीत बहुत रुचिकर है, पर मुझे इजाजत दीजिए कमर्शियल ब्रेक की, जल्द वापस लौट के इसी को आगे चलाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका चंडीगढ़ स्पीक्स में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। अपना कोई अनुभव और हमसे साझा करें, कोई या प्रश्न हो तो प्रश्न जी आप ले लें माइक। जैसे मेरे पास बहुत छोटी सी जगह है, तो उसमें क्या क्या उगाया जा सकता है? अभी जो सीजन आने वाला है उसमें क्या 5-6 सब्जियां उग सकती हैं? हाँ। क्या क्या उग सकता है वो थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल उग सकती हैं, पर खैर ये लोग आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। जी वरुण। इसमें थोड़ी सी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। किस तरह की ज़मीन है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। 10 फुट बाय 10 फुट की, तो उसमें क्या क्या कितना उग सकता है? क्या एक सीज़न के लिए, एक मेरा परिवार जैसे 5 लोगों का है, क्या इसमें कुछ ऐसा उग सकता है जो जी बिल्कुल इजीली एक फैमिली की जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें हर चीज़ हम सीजनल हर चीज़ उसमें उगा सकते हैं। सिर्फ हमें उस जो एरिया है उसको प्लान करना पड़ेगा। हाँ। कितना एरिया किस सब्जी को देना है, कितना एरिया किस सब्जी को देना है। और जैसे ये कि गोबर की खाद का इस्तेमाल करके उसको पहले तैयार करना। उसका कोई टेक्निकल प्लान होता है कि कैसे सूरज की रोशनी कहाँ पे, कितने स्क्वायर फुट में कितना क्या उगाया जाए? जी ऐसे है कि आपके एरिया के हिसाब से, अगर आपका फ्लैट सिस्टम है और आपके पास एक कंक्रीट एरिया है 12 बाय 10, आप देखेंगे अगर रोशनी कितनी है और उसमें कितना हाइट है, तो उस हिसाब से आप प्लैंक्स में अपनी सब्जी को उगा सकते हो। सबसे हम कहते हैं, सबसे पहले जब भी वर्कशॉप हम करवाते हैं चंडीगढ़ के अंदर, ट्राई सिटी के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आप ग्रीन वेजिटेबल्स को लगाना शुरू कीजिए। हाँ। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स एक ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसके सबसे ज्यादा स्प्रे होता है। हाँ। और ऐसे ही है कि पेस्टिसाइड स्प्रे होता है और सुबह ही आपके पास आपके प्लैंक्स का इनका अर्थ था कि अगर आप बनवा लें वो नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे बेंच लगा लेंगे तो ज़्यादा गमले आ जाएंगे। ज़्यादा गमलों में आप ज़्यादा चीज़ें होंगे। वैसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सिर्फ एक पौधा टमाटर का आप गमले में लगाएं, जिस गमले में पर्याप्त मात्रा में खाद हो, वो एक गमला भी आपको कम से कम 20 किलो टमाटर दे के जाएगा जी। और कोई अपना, हाँ जी, उनको दे देंगे आप। इंद्रजीत सिंह, मैं जीरकपुर से। मैं गार्डन किचन शुरू की है जी। मैनू पहले मैं सोच रहा भी किस तरह करा। हाँ जी। कोई लिंक नहीं मिल रहा सी। मैं पंजाब स्पीक ते प्रोग्राम देखा, फिर अच्छा तुसी मेरे प्रोग्राम को देख के सीखा जी। मैं YouTube ते भी मैं ते धन हो गई। मैं सर्च की YouTube ते जी। हाँ जी। और उस तो बाद मैनू कुछ किर नजर आई भी कुछ कि तू किहदे नाल लिंक करिए, किस तरह करदे। फिर दीपक जी है, बहुत अच्छे। फिर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ये बात बहुत बढ़िया है कि जब लोग मजाक उड़ा रहे हों तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आप सही रास्ते पे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चैलेंज है जी, मेनू चैलेंज है भी मैं मेरे माइंड 'ਚ मैं उन्हें करके दिखाना है जी। और जब मैं करके दिखावांगा फिर मैं होर लोकां नूं नाल जोड़ सकदा हां जी जी। बहुत अच्छे। ते तुहाडे अपने घर जोगी सब्जी उत्थे उग जांदी है? नहीं, हजे शुरू कीती उग रही है जी। हाँ। ਤੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓਗੇ। उन्होंने जरूर खाऊंगा जी। वेरी नाइस जी। एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, एक तो हो गया ना कि जहाँ छोटी जगह है वहाँ क्या करें। अब चंडीगढ़ में तो कई लोग बैक यार्ड में बड़े अच्छे, एक कनाल के घर में काफ़ी जगह होती है, तो 2 कनाल में दुगनी होती है, तो वहाँ पे कोई लोग जुड़े हैं आपके साथ? हाँ जी, काफ़ी लोग जुड़े हैं वहाँ पे, जिनके बड़ी कोठियाँ जगह हैं, 1 कनाल 2 कनाल जैसे चंडीगढ़ में है।
तो उनके लॉन हमने तैयार करवाए हैं जी। हमने पूरी उनको ट्रेनिंग दी है और वो खुद इन्वॉल्व होके उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, क्योंकि उनमें एक अंदर से चाहत थी कि हमने घर में सब्जी उगानी है और बिना पेस्टिसाइड के हमने इसके ऊपर काम करना है। तो उसके ऊपर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी। तो चंडीगढ़ का एक उदाहरण हो सकता है जो बाकी के लोग भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। जी, आपका कोई चंडीगढ़ का विशेष उदाहरण? सेक्टर 27 में एक घर है जो कि 2 कनाल के अंदर बना हुआ है। उनके घर में भी बहुत रहता था कि भी वो खुद प्रोफेसर थे, टाइम नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था, बट अब वो है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, अपने बगीचे को खुद तैयार करते हैं, देखते हैं। उन्होंने माली भी हटा दिया और खुद अपने पूरे बगीचे को, 2 कनाल की कोठी है तो आप समझ सकते हो कितना एरिया होगा, वो पूरी बगीचे को खुद हैंडल कर रहे हैं। अच्छा। और ऐसे ही पंचकुला में है एक, उनके पास भी 1 कनाल की कोठी है, वहां पे भी उन्होंने यही काम किया। उन्होंने पूरे इवन ना तो सब्जियां अकेले ही नहीं, फ्रूट्स भी लगाए वहां पे। अच्छा, और ये भी एक बात सच है कि अगर आप अपनी गार्डनिंग करते हो, अपनी सब्जियां उगा रहे हैं, खुरपे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगे हुए हैं काम में, तो इससे बढ़िया मेडिटेशन कोई नहीं हो सकती। ये मेडिटेशन है। और एक दूसरा कि जो जब पौधा अंकुरित होता, जब आपने लगाया तो जब वो धीरे से बढ़ गया और फिर उसमें कुछ आना शुरू हुआ, तो ये किसी को जन्म देने के समान है। तो उसमें जो संतुष्टि है वो भी आपको एक बड़ा ही अनोखा कि जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि वो इस अनुभव से अपने आप को वंचित ना रखें और ज़रूर इस अनुभव को करने की कोशिश करें। और अपने आस पड़ोस बाहर की जगह साफ करके आप वहाँ भी सब्जियां लगा सकते हैं। आप ये भी है इवन एक सेक्टर 2 पंचकुला के अंदर है, उन्होंने अपने टेरेस पे पूरा का पूरा गार्डन डेवलप किया हुआ है, पूरी छत के ऊपर। ना केवल वो अपनी सब्जियां, फ्लोरिकल्चर, सारा कुछ वहीं से ले रहे हैं। और उन्होंने गमले भी नहीं यूज किए हुए। जो भी कोई भी जैसे टंकी भरी वो खराब होगी, उसको यूटिलाइज किया उन्होंने। ऐसे ही कोई हर चीजों को यूटिलाइज करके उन्होंने अपनी पूरी वहां पे बगीची तैयार कराई है। इवन जैसे आप कह रहे थे कि बहुत संतुष्टि मिलती है, ऐसा ही है कि वो जब अपनी वेजिटेबल उनके वहां पे उगती है तो उनको तोड़ते वक्त उनको बहुत दर्द होता है कि भी मैं नहीं अपनी वेजिटेबल निकाल सकता। अच्छा। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो सब्जियां हैं जब आप उनको पका के अपने बच्चों को और खुद के परिवार के लोगों को खिलाते हैं तो आपको पता होता है कि हम उनको शुद्ध भोजन दे रहे हैं। ये जी, कोई और अनुभव? जी, मैं ऐड करांगा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत सपोर्टिव मूड आई है, रोल चाहिए। ਅਸੀਂ एज अ वॉलंटियर्स बहुत ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ गए थे, हमने क्या कि सानू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि जहाँ पे हम वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं या कैसे है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हम वर्कशॉप्स करने के लिए हमें कहा है कि आप हमारे साथ वर्कशॉप कीजिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हम इन्वॉल्व करते हैं बीच में। इवन चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चंडीगढ़, उन्होंने संतोष कुमार जी IFS, उन्होंने भी हमें कहा है कि आप आइए और एज अ यूथ लाइक हमारे साथ खेती विरासत मिशन के साथ यहाँ पे इनेक्टस HD कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ वॉलंटियर कर रहे हैं। हाँ जी, जो इनेक्टस से हैं जरा हाथ खड़े करें। ये एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि ये वो विद्यार्थी हैं, नौजवान विद्यार्थी, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ लोगों को उजागर करने के लिए कि कैसे आपको जैविक खेती में करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये इसका एक अलग से ये अपना वॉलंटियर वर्क करते हैं, जो अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं जी दीपक जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ जो गवर्नमेंट है इसਨੂੰ ਬੰਦ करेगी? इसके बारे में मेरा अपना कि सरकार की तरफ हर चीज के लिए नहीं देखना चाहिए। लोग, आप पढ़े लिखे हैं, आपने खुद सीखा, तो जो बाकी पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद सीखें ना, अपने बच्चों को जहर खिलाना है कि जैविक खिलाना है। अब सरकार हर किसी को जाके नहीं सिखा सकती कि आपको ट्रैफिक के नियम कैसे मानने हैं, कि आपको अपनी जैविक खेती करनी है कि नहीं करनी। हम सरकारों की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं। आपको किसी ने नहीं सिखाया, कभी सरकार के कोई कानून ने नहीं सिखाया, आपने खुद सीख लिया। जो सीखना ये खुद ही सीखे हुए हैं, ये जो बैठे हैं सब खुद ही सीखे हुए हैं जी। और कोई? हाँ जी, आप ले।
मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इसी बात से। घर में ही सब्जियां उगाई है, जैसे वो पूछे थे, तो ज़्यादा एरिया नहीं है, बट उसी में हमने भिंडी और शिमला मिर्च और भिंडी उगी थी कि हमने आस पड़ोस में लोगों को दिए। जी जी जी, और एक ऐसी सब्जी हम है, इमेजिन नहीं कर पाए थे, एक ही पौधा आपको बहुत सारी भिंडी दे देता है। और अब इतना मैम, मेरे 5 ईयर का लड़का है, बेटा है, वो सुबह सुबह खुद ही पाइप लेके वाटर प्लांट, और उसको इतनी खुशी होती है। आपसे सीख लिया उसने। हाँ जी। तो यहाँ सरकार की जरूरत तो नहीं है। ये जो चीज है, ये तो आपको ज्ञान लेना होगा और अपने परिवार को देना होगा। ये इसी चीज की एक बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज है कि जब हम घर में अपनी बगीची में पौधे उगाते हैं तो उनके साथ जो हमारा लगाव है वो हमें नेचर और सृष्टि को समझने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ जो आजकल नई जनरेशन है, छोटे बच्चे जैसे भाई साहब ने बताया, उनको समझ आती है कि पेड़ों से हमारा क्या नाता है। वो जो इमोशनल अटैचमेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत से जगह पे हमने ऐसा भी नोट किया है कि अगर बच्चों को पूछा जाए कि एप्पल कहाँ से आता है, अंकल से, रेडी से, शॉप से, दूध कहाँ से आता है। मैं भी बहुत से ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनको ये नहीं पता था आलू कैसे उगता है, तो उन्होंने कहा पेड़ पे उगता है। तो एक बार फिर इजाजत दीजिए एक कमर्शियल ब्रेक की। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका चंडीगढ़ स्पीक्स में। बातचीत कर रहे हैं जैविक खेती अपने आंगन में, इसके ऊपर। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, हमने जब देखा कि सब ऑर्गेनिकली कितना अवेयर हो रहे हैं, या सब इतनी एक लेयर शुरू हो गई है कि सब ऑर्गेनिक को ऑप्ट करना चाहते हैं, पर क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं अवेलेबल हो रहा, क्या हो रहा है। तो वैसे ही इनएक्टिस में हमारे सीनियर्स ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली जो फार्मर्स अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगा रहे हैं उनकी एक मंडी इधर लगवाई चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में, ताकि लोगों को ढूंढना ना पड़े। और रिलायबिलिटी का पंगा होता है कि कैसे, कि कहाँ से रिलायबल है या नहीं है, कि हमें फिर से पागल तो नहीं बनाया जा रहा। ताकि लोग आगे आ रहे हैं, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को देख के। तो फिर हमने सर्वे किया कि कितने % लोग वो मतलब अपने घर पे किचन गार्डनिंग करने के लिए रेडी होते हैं। अच्छा। 100% लोग खुश हुए आइडिया से। अच्छा। बट 70% लोग थे कहते कि हाँ, हम अपने गार्डनर को बोल देंगे, वो आके लगा जाएगा। मतलब सिर्फ 30% थे जो सिर्फ अपने हाथ से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने, चलिए, अगर आपने अपने माली से भी करवाना है तो कोई पाप नहीं है, लेकिन माली को भी ज्ञान देना पड़ेगा। माली को ये तो पौधा कैसे लगाना है, लेकिन पौधा कौन सा हो। जैविक में पौधा भी जैविक चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा पौधा ला के लगा दिया जो गंदे नाले के पानी से पौध तैयार हुई हो, तो वो बीमार पौधा होगा और बीमार ही आपको सब्जी देगा। तो ये ज्ञान आप अपने माली को दे सकते हैं। एक वर्कशॉप भी रखी थी जिसमें हमें पता चला कि कैसे पौधा उगते हैं ऑर्गेनिकली, सीड्स कौन से होते हैं, ओपन पॉलिनेटेड कैसे होते हैं। ये है कि आपको ऑर्गेनिक जैविक जो है बीज भी वैसे से तैयार करने हो। बहुत अच्छी आपकी पहल, बहुत बढ़िया। ये हमने फिर कुछ गार्डनर्स ढूंढे जो मतलब हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। फिर हमने उनको ट्रेन करने के लिए उनकी वर्कशॉप्स रखी। फिर हमने एक चेन बनाई कि अब हम ना KVM से, हमने KVM जो NGO है, खेती विरासत मिशन, हमने उनसे सैपलिंग्स वगैरह के लिए और उनसे सीड हमें कि आप हमें अगर ऑथेंटिक सीड्स प्रोवाइड कर दो। आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। सिगरेट पीते हैं? नहीं। ट्रैफिक के रूल तोड़ते हैं? मैं ड्राइव ही नहीं करता। ड्राइव ही नहीं करते। ऐसा क्यों? ये नौजवान व्यक्ति है, लेकिन ना ये सिगरेट पीता है। शराब पीते हैं? नहीं। ना ये सिगरेट पीता है, ना ये शराब पीता है, ना ये ट्रैफिक के नियम तोड़ता है। बताएगा क्यों? नेचर से जुड़ जाता है ना, तो फिर वो नेचर मतलब सारे रूल्स मानता है। मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ। अगर नेचर से अगर थोड़ी होती है ना, अगर मतलब जुड़े ये इसलिए हो रहा है कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब ये बताया ना कि जैविक खेती खाने से आपकी सेहत ठीक रहेगी, तो आप सिगरेट को हाथ लगाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सिगरेट आपका पूरी तरह से ध्वस्त करेगी आपको। तो नियम ना तोड़ने की बात, क्योंकि अनुशासन प्रिय हो गए। खुद खेती करना, खुद सुबह उठना, खुद देखना, शाम को देखना और इसी बारे में सोचना, तो आप गलत कामों के बारे में बहुत कम सोचेंगे। इसमें ऐसा भी है कि जिस हिसाब से हम अपनी सोच डेवलप करते हैं और जिस साइड में हम हमारे विचार जाते हैं,
हमारी सराउंडिंग में भी वैसे ही वातावरण क्रिएट होता है। देखिए, जब आप एक पौधों को सींचने में लगे हैं, पौधों को बढ़ाने में लगे हैं, उसमें से कुछ पैदा करने में लगे हैं, तो आप तो एकदम क्रिएटिव हो गए। क्रिएटिव और सृष्टि को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। और कोई विद्यार्थी कुछ कहेंगे? ऑर्गेनिक जो अब शब्द है वो काफ़ी पॉल्यूट हो चुका है। लोग सोचते हैं ऑर्गेनिक, हर्बल, नेचुरली, काफ़ी सारे शब्द आ चुके हैं, तो उनमें पहचान करने की मुश्किल पड़ जाती है कि कौन सी चीज़ रियल है, कौन सी अनरियल है। तो हाँ, इसका एक शब्द वहाँ लिखा है या नहीं, लेकिन अब उसमें भी सर्टिफाइड में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि झूठा सर्टिफाइड लिख देते हैं। तो उसका फिर एक आपका जो कंज्यूमर है, जो जिसने वो चीज़ खरीदनी है, वो जागरूक चाहिए कि आप उसको काउंटर चेक कर सकते हैं कि क्या ये कहाँ से सर्टिफाइड हुआ है और कब वहाँ पे वो जो सर्टिफाई करने वाली संस्था है उसका अपना स्तर कैसा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि लोगों को इसके बारे में काफ़ी जैविक खेती का महत्व जो है समझ आ रहा है, लेकिन अभी तक पूरे व्यक्ति इससे नहीं जुड़े हैं। आज भी लोग कहते हैं जी सारी दुनिया खा रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। आज अफसोस ये है कि इसका पता जब तक आप लोग को लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसके ऊपर मैं टिप्पणी चाहती हूँ। ऐसे है कि सब करना चाहते हैं और फिर जब करने की बात आती है तो कहते हैं कि समय नहीं है। आज का जो सबसे महत्व है वो है समय। समय नहीं है, समय चाहिए इसलिए पैसा कमाने के लिए। और जब हम सब के लिए आप कमा रहे हो, आप खाने के लिए कमा रहे हो और उसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो फिर वो एक ना तो जवाब दे पाते हैं और ना ही कुछ कह पाते हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। उनकी सैलरीज होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। कई लोगों की तो सैलरी 5 करोड़ सालाना है, किसी की 7 करोड़ सालाना है, किसी की 1 करोड़ सालाना है, किसी की 50 लाख 60 लाख, ऐसे अच्छी अच्छी सैलरीज हैं। लेकिन वो खाते क्या हैं? खाते वो बिल्कुल या तो फास्ट फूड खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी फास्ट फूड खिला रहे हैं, या वो बस महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार में और वहाँ बैठकर खाने खाते हैं। मैं आपसे वरुण चाहूँगी जानना कि 5 स्टार में जो खाना या 7 स्टार में जो खाने मिलते हैं उनकी क्या गारंटी है? एक्चुअली देखा जाए तो उनकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ जो फ्रंट पे सर्विंग है वही डिफरेंट होती है, सुंदर होती है, आपकी प्लेटें सुंदर होंगी, आपका टेबल सुंदर होगा, आपका जो डाइनिंग हॉल होगा सुंदर होगा, लेकिन अंदर क्या होगा? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि किसी भी 5 स्टार होटल में या किसी भी 7 स्टार होटल में आप जो भी सैलेड ऑर्डर करते हैं, आपने कभी भी देखेंगे वो कभी कड़वा नहीं होता और कभी भी वो बेस्वाद नहीं होता। कभी किसी ने जानने की कोशिश की क्यों? क्योंकि उसको शुगर में डिप करा होता है। शुगर का, चीनी का घोल तैयार करके सब चीज़ों को उसमें डाल के फिर उसको फ्रिज में रखा जाता है, मतलब रेफ्रिजरेटर में। तो उससे क्या होता है, वो शुगर और मीठा पानी वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज होने से वो एकदम करारा, क्रिस्पी और मीठा, और आप सोचते हैं कि वाह क्या बढ़िया खीरा है, क्या बढ़िया टमाटर है। पर अगर आप शुगर पे कंट्रोल कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने घर बीमारी लेकर आ रहे हैं, बढ़ा कर आ रहे हैं। और अगर शुगर पे कंट्रोल नहीं करें, मान लीजिए आप डायबिटिक नहीं हैं, तो आपने शरीर में एक्स्ट्रा शुगर डाल रहे हैं, कहीं कोई चेक नहीं है। सिमिलरली उनकी सब्जियां कहाँ से आती हैं उनका आपको नहीं पता। तो कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाइए, ट्रांस फैट्स वाला खाना होता है। कोई बताएगा मुझे ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? एनी विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी बताएंगे ट्रांस फैट्स? अच्छा, देखिए इनका कोई कसूर नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि ट्रांस फैट्स क्या होते हैं। पर मैं आपको ट्रांस फैट्स के बारे में बताना चाहूँगी, खास तौर पे मेरे नौजवान विद्यार्थी जो यहाँ हैं, कि जब भी कोई तेल पकता है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, सरसों का तेल हो या कोई भी तेल हो, जैसे ही उसमें हीट लगती है, हीट, चूल्हे की हीट, उसके अंदर ट्रांस फैट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होता है आपका ऑयल, तो वो उसमें 100-200 ट्रांस फैट बन गए। फिर आपने उसमें से अपना पकौड़े तले और निकाल लिए, फिर आपने दूसरी बार उसमें डाले, तो वो ट्रांस फैट्स 200 की जगह 400 हो जाएंगे।
तीसरी बार डाले तो 400 की जगह 800 हो जाएंगे। तो ट्रांस फैट्स आपके शरीर में कैसे काम करते हैं, ये आके जाके आपके हृदय में, दिल के अंदर और छोटी छोटी जो नसें हैं आपके शरीर के अंदर, वहाँ पर बैठना शुरू हो जाते हैं और उनको ब्लॉक करते हैं। यहाँ से आपको हार्ट की प्रॉब्लम, ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम, बहुत सी बीमारियां हैं जो ट्रांस फैट्स की वजह से होती है। अगर आप अपनी दादी परदादी, नानी परनानी के टाइम का देखेंगे तो बहुत थोड़ी सी चीज़ डाल के उसमें, या कई बार सिर्फ पकाते ही थे पानी में, और उसका कारण यही होता था कि किसी भी तरह के ऑयल का ऐसे गरम करके इस्तेमाल नहीं करते थे, ऊपर से देसी घी डालते थे, तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होता, या मक्खन डालना। लेकिन जब आप गर्म करते हैं किसी भी तेल को, आप जिस भी रेस्टोरेंट में खाना खाते जाते हैं, मैं गारंटी से कह सकती हूँ भी कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होगा जो आपको ताज़ा बना के देता होगा। सब कुछ रेफ्रिजरेटर्स में पड़ा होता है, आपको गर्म करके देते हैं। जितनी बार गर्म करते हैं उतनी बार ट्रांस फैट्स डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो जाते हैं। तो ट्रांस फैट्स इतने खतरनाक हैं। जब हम अपनी जैविक खेती से सब्जी बनाते हैं तो वो उसमें कोई ट्रांस कम से कम हो। इसके ऊपर कुछ इसमें 2 चीज़ें हम बताते हैं। जब भी हमारी वर्कशॉप होती है तो हम सभी को ये बताते हैं कि आप अवॉइड करें जो रेस्टोरेंट, जैसे आप एग्जांपल बताइए, या कहीं भी फास्ट फूड है, इनको अवॉइड करें। जितनी प्रिपरेशन होनी है घर पे करें जी। और दूसरा जो चीज़ है वो ये बताते हैं कि आप जितना कुकिंग वेसल्स हैं उनमें भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है कि आपका खाना किस चीज़ में पक रहा है। बहुत बढ़िया। एक बार फिर आपसे इजाज़त लूंगी एक कमर्शियल ब्रेक की, जल्द वापस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका चंडीगढ़ स्पीक्स में। यहाँ बातचीत वरुण कर रहे थे कि कौन से बर्तनों में खाना बनाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि अरे ये फ्राई पैन तो 50 रुपए का, ये 200 का, ये 500 का, तो हमारा दिमाग ख़राब है जो 500 का खरीदेंगे। पर सच ये है कि जो 50 रुपए का आपको मिल रहा है, हल्का है, सस्ता है, लेकिन घटिया है। असल में कौन सा फ्राई पैन आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस मटेरियल का, उसका मेटल कौन सा होना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका खाना किस में पक रहा है। पहले तो एल्युमिनियम को बिल्कुल घर से उठा के बाहर फेंक दें। एल्युमिनियम में कहीं कोई खाना नहीं पकना चाहिए। एल्युमिनियम की कढ़ाई, एल्युमिनियम का पैन, एल्युमिनियम का कुछ भी बर्तन है तो वो गलत है। दूसरी बात है कि लोहे के बर्तन जो बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल आपको वरुण बताएंगे। इसके अलावा पत्थर के बर्तन मणिपुर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, और लेकिन हमारे यहाँ इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। यहाँ कहीं शायद मार्केट में इक्का दुक्का कोई देखने को आपको मिले, पर पत्थर के बर्तन सबसे बढ़िया रहते हैं। उसके अलावा कई मेटल्स हैं जिनमें आप खाना बना सकते हैं। जी वरुण। कुकिंग के ऐसे है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया मेटल माना जाता है वो कांसा है। कांसे में कुकिंग जो है, अगर हम थोड़ा सा साइड में ध्यान दें तो हमने लंगर खाया होगा, जब हम देखते हैं कि लंगर की दाल और घर की दाल में काफ़ी फ़र्क होता है। कांसे के साथ पीतल आ जाते हैं, और जो रोज़मर्रा की जरूरत कर सकते हैं, जो हमने ट्राई सिटी में भी शुरू किया है, वो है मिट्टी के बर्तन। तो अब आजकल मिलने लगे और देखने में भी बड़े सुंदर हैं, और मिट्टी के बर्तन बहुत बढ़िया रहते हैं। उसमें अगर मिट्टी की चाटी में हमने बहुत कोशिश की, जैसे लोगों को जैसे इसका पता चला और उन्होंने फर्स्ट बना के देखा, और उनका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा था कि इसकी मतलब उनको तड़का लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और वो भी उसका टेस्ट दाल का बहुत बढ़िया रहता। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आपको स्वाद अपने दोबारा से बनाने पड़ेंगे। आपकी जीभ है जो, उसको आपने कहा कि बर्गर बहुत स्वाद है, तो आपको बर्गर बड़ा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है, आपको फ्रेंच फ्राइज़ बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन सभी चीज़ें आपके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। तो अगर आप चाहें कि नहीं मुझे तो घिया की सब्ज़ी ही खानी है और घर में उगाई घिया खानी है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 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 अपनी जिह्वा को खिलाकर तैयार करना होगा
कि वो घिया की सब्जी को प्रशंसा कर सके। आपकी जीभ जो है ये भी प्रशंसा कर सकती है अच्छे भोजन को, अगर आप उसको बार बार खिला के सिखाएंगे। जीवा को भी बच्चे की तरह सिखाना पड़ता है। मैं ऐड करूंगा कि जैसे हमने ऑर्गेनिक फार्मा मार्केट्स लगाने शुरू करी हैं, तो जो कंज्यूमर्स हमारे पास लेके जाते हैं, तो एक कंज्यूमर थे, वो ऐसे कई कंज्यूमर्स के एग्जांपल्स है, मैं एक ही लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बैंगन कभी नहीं खाता, तो उन्होंने आज बैंगन आए हुए हैं तो आप लेके जाके पका के देखिए। तो अब वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा टेस्ट लगा कि जब मैंने कभी बाजार से बैंगन नहीं खाए थे और मैं बैंगन खाने लगा। ये बिल्कुल बात सही है। जैविक बैंगन का स्वाद बिल्कुल अनोखा है, और मार्केट में बिकने वाला बैंगन जो है उसके अंदर इतने रासायनिक पदार्थ आ चुके हैं कि वो खाते हो तो आपको स्वाद लगता ही नहीं है और आप कहते छोड़ो हमें खाना नहीं। सिमिलरली जो दालें हैं, जो हमारे देसी बीजों की दालें, बीज भी अलग अलग होते हैं, जैसा मैंने आपसे शुरू में बताया कि देसी बीज, हाइब्रिड बीज और ये तीसरे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, 3 तरह के बीज होंगे हर चीज़ के, हर दाल के, हर सब्जी के, गेहूं के, हर चीज़ के। आप देसी बीज वो हैं जो भारत की धरती में सदियों से जो चीज़ें उग रही थी, वो यहाँ की धरती, हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, तो उसमें जो धरती में हमारी में नेचुरल चीज़ें हैं वो उससे बने थे। आप उसकी दाल बना लीजिए, साथ हाइब्रिड बना लीजिए, साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड बना लीजिए, फिर तीनों का 1-1 चम्मच लेकर देखिए। अगर आप बाकी की 2 दालें उठा के डस्टबिन में ना गिरा दें पक्का गिराएंगे आप, क्योंकि देसी बीज जो है उसमें जो मिठास और जो बढ़िया देसी दाल, देसी बीज की दाल, कोई 10, 20, 30 उसको कुकर में इतनी देर नहीं रखना पड़ता, एकदम गलती है और एकदम घुलती है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो सबसे खतरनाक है और हमारे सभी घरों में किचन में पाई जाती है, वो है प्रेशर कुकर। जैसे अभी आपने बताया, प्रेशर कुकर हम समय बचाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें होता है क्या है कि नीचे से हीट, ऊपर से स्टीम की प्रेशर, और जो दाल होती है वो पकती नहीं है, वो सिर्फ गल जाती है, उसकी सॉफ्टनेस हो जाती है। तो जो हमें नष्ट भी होती है, नष्ट होते हैं उसके कंटेंट्स, जो हमें उसको डिसॉल्व होने के बाद न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलने थे वो नहीं मिल पाते। इसीलिए हम जब भी इस तरह की कुकर की सब्जियां, दाल खाएंगे तो हमारी बॉडी को जो पर्याप्त जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है इंडियाना। तो इंडियाना एक ऐसा राज्य है, वहाँ पर आज भी लोग, वहाँ पे एक रेस है, एक ही प्रकार के लोग ज़्यादातर रहते हैं वहाँ पर। वो कुछ भी विज्ञान के किसी भी आविष्कार को नहीं मानते, उसका प्रयोग ही नहीं करते। वो अपने घरों में कोई इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करते। वो जो भी चीज़ें विज्ञान ने खोज की हैं, कि मसलन गाड़ी, किसी गाड़ी पे बग्घी पे चलते हैं, और खाने जो ओरिजिनल उगते हैं वही खाते हैं। हालांकि वो थोड़ा एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी भोजन कम से कम वही खाना चाहिए जो सदियों से भारत में उग रहा था, उसी को वापस लाना होगा। बहुत से भारत में इस समय कुछ संस्थाएं सिर्फ देसी बीज बचाने में जुटी हैं, और उन्होंने जगह जगह अपने सेंटर खोले हैं जहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते वो देसी बीज लेने के। वो कहते हैं आप 1 किलो ले जाओ, फिर इसको उगाओ, इसमें से 4 किलो हमें वापस करके जाओ। वो आप पे विश्वास करके चलते हैं। तो बहुत बढ़िया कुछ कहना कि पहले हमें भोजन श्रृंखला को समझना पड़ेगा जी, कि हमारी भोजन श्रृंखला है क्या, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। जी जी। क्योंकि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हम ये सारी चीजें भूल गए हैं। वो चीजें हमारे, ये चीज कोई नई तो है नहीं जो हमने इजाद की है या क्या है, ये सारी हमारे लाइफस्टाइल, पुराने जो लाइफस्टाइल थे, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, उनसे ही आई हुई है। लेकिन अब ये चकाचौंध ने ये रात के 2 बजे तक तो आप फेसबुक पे बैठे होते हैं या ट्विटर पे बैठे होते हैं, तो खाना तो 2 बजे फिर भूख लगेगी, फिर आप उस समय कहोगे जो अवेलेबल है ब्रेड लगा लो। मक्खन में खूब सारा नमक होता है, तो वो नमक आपको मैं ताज़ा मक्खन दे दूं तो आप कहोगे तो स्वाद ही नहीं है, क्योंकि आपको बेस्वाद चीज़ खाने का स्वाद पड़। कुछ कहेंगे सुशांत? हाँ जी मैडम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं मोगा से हूँ, कोलिया कलां, और हमारे घर के पीछे हमने बगीची लगाई हुई है,
उसमें जो चीकू लगे हैं, फ्रूट भी लगाए हैं, जो चीकू हैं उनका टेस्ट मार्केट के चीकू से बिल्कुल अलग है। हाँ। और इतने वो टेस्टी है ना, हम उसको तोड़कर और नहीं लाए, नेक्स्ट टाइम जरूर लेके आऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। उसको हम न्यूज़पेपर में 2-3 दिन के लिए रख देते हैं और इतने मीठे रखते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं। कोई भी देसी बीज से जो भी चीज उगाएंगे उसका स्वाद एकदम अलग होगा। हाँ जी, स्पेशली जो घिया है, जी जी, घिया जो मार्केट में घिया वो नहीं गलता, और जो हमारे घिया है वो 5 मिनट में बस गल जाता है, इतना टेस्टी। ये मेरी बेटी घिया नहीं लगते, धीमी आंच पे रख दीजिए, बस ऐसे पकती। ये मेरी बेटी घिया नहीं खाती थी, लेकिन घर का घिया ये खाने लग गई। ये तो कह रही थी मैं ओकरा ही खाती हूँ सिर्फ। जी, आप सुशांत को दे दें माइक। 2 साल पहले लाइफस्टाइल कुछ और थी जी। अब जब से मैं खेती विरासत मिशन के साथ जुड़ा हूँ, उसके बाद मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बदल गई है। आप उदाहरण जोड़ के दीजिए, पहले क्या खाते थे, अब क्या खाते हैं? पहले 2 साल पहले जनरली मेरा जो मील होता था, मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी वगैरह, कुरकुरे आते थे, चिप्स। आजकल जो मेरा मिड डे मील है, मतलब जो भी है वो है जो घर की सब्जी। मैंने घर में अपना लॉन में पूरा सब्जी, मेरे 10 एकड़ की ज़मीन है, सिर्फ उसमें 2 एकड़ में हमने घर बनाया है, बाकी सारा का सारा सब्जियां उगाई हुई। आप उनको मार्केट में भी बेचते हैं? मैम अभी मार्केट में नहीं बेचते, फिर हम सिर्फ अपने कंज्यूम के लिए रखते हैं, बाकी आस पड़ोस के लिए। इतने नहीं खा सकते? इतनी नहीं खा सकते, आस पड़ोस के लिए देते हैं हम सबको। अच्छा, मेरे को अपने पड़ोस में जगह दे दो प्लीज। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं रहना चाहूंगी तुम्हारे पड़ोस में। यस मैम, जैविक सब्जियों के लिए। पक्का? बहुत अच्छे। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके लिए कि ये नौजवान विद्यार्थी, जैसा कि आजकल ज़्यादातर आप किसी भी जगह मार्केट में जाएं, जो खाने के रेस्टोरेंट हैं वो पूरे भरे होते हैं और ज़्यादातर उसमें नौजवान बैठे होते हैं। तो बहुत देखकर अफसोस होता है कि ये बच्चे बहुत ही गलत चीज़ें खा रहे हैं, और जितने फास्ट फूड जिस पे लिखा हो ज़्यादातर बच्चे वहाँ भागते हैं। लेकिन अफसोस कि ये फास्ट फूड्स आपके अंदर आपकी सारी शरीर की एक एक अंग को ये प्रभाव कर रहे हैं, और आपको 4-5 साल बाद, और उससे भी बहुत पहले आपकी निशानी आएगी कि आपका पेट बाहर आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप ओबेसिटी के भी शिकार हो सकते हैं। अगर आप ओबेसिटी के शिकार नहीं होते हैं तो आपके अंदर आपके किडनीज, आपका लिवर, आपके पैनक्रियाज, आपकी हर चीज़ प्रभावित होगी, और आप एक बीमार व्यक्ति की तरह बाय द टाइम, जब तक ये बच्चे 40 साल तक पहुंचेंगे, ये बीमार व्यक्ति होंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम इस बात को आज समझ लें कि हमें जैविक खाना खाना है, और इससे जितना हो सके घर में उगाना है, क्योंकि उससे अच्छी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं। और दूसरा, एक अच्छे जागरूक ग्राहक बनना है, ताकि जो चीज़ मार्केट में लोग आपका उल्लू ना बना सके, और आपको, वैसे उल्लू तो बहुत बढ़िया जानवर होता है, क्यों कहते हैं उसको उल्लू बनाना, है ना? गधा भी इतना बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट होता है गधा। तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ कि लोग आपको मूर्ख ना बना सकें। तो वो आपको चाहिए कि आप ऑर्गेनिक शब्द से प्रभावित ना हो, उसके बारे में श्योरिटी लें कि क्या ये सचमुच जैविक है या नहीं। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और विषय लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।